नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग शो में। और आज का दिन तो बढ़िया रहा क्योंकि डील की खबरें थी और उसके बाद मार्केट ने शुक्रवार से आगे रैली कंटिन्यू की और आज भी उसने एक अच्छी मजबूती दिखाई। हालांकि जितना गैप अप ओपनिंग हुई थी उसको सस्टेन नहीं किया, लेकिन फिर भी माहौल अच्छा था और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग के सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिले। तो चलिए बिग पिक्चर देखते हैं क्या थी मार्केट की। और कुल मिला के जो बिग पिक्चर निकल के आ रही मार्केट की जो तस्वीर बन रही है, लगभग 1% के आसपास इंडाइसेस में तेजी आई। और ये तेजी इसलिए आई कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है। इसमें साइन आने वाले शुक्रवार यानी 19 तारीख को होंगे। इस उम्मीद में ये साइन होगा। कच्चे तेल में तगड़ी गिरावट देखने को मिली और ब्रेंट का भाव $84 के नीचे आ गया। 3.5% करीब कमजोरी इसमें देखने को मिली। रियल एस्टेट सेक्टर आज बिगेस्ट गेनर था। उसके साथ ही ऑटो, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी तेजी देखने को मिली। हालांकि हेल्थ केयर और फार्मा शेयर थोड़े से नरम थे यहाँ पे। रुपए में भी अच्छी खासी मजबूती आई, लगभग 20-30 पैसे की मजबूती कह सकते हैं आप। 95 से नीचे आके उसने सस्टेन किया। एफआईआईज ने आज 200 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईज ने भी करीब 3200 करोड़ खरीदारी की। डीआईज पिछले हफ्ते से सेलिंग उनकी धीरे धीरे कम हो रही थी और आज सोमवार को वो बाइंग में कन्वर्ट हुई है। नंबर बहुत छोटा है लेकिन फिर भी बाइंग तो है। 200 करोड़ की बाइंग ठीक है, कुछ भी है लेकिन है। तो इंडाइसेस में अगर आप देखें तो एक एक सवा परसेंट पे। हालांकि मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप में आज इतनी बड़ी तेजी नहीं थी। इसकी व्याख्या ये की जा सकती है कि अगर आपने शुक्रवार का मार्केट ध्यान से देखा होगा तो उसमें मिड, माइक्रो, स्मॉल, लार्ज सब में बड़ी तेजी बनी थी। और शुक्रवार को तो निफ्टी 460 पॉइंट गया था। तो यानी उसने पूरी इस डील की रैली को डिस्काउंट कर लिया था शुक्रवार को ही। आज फॉलो अप उसमें रैली थी, इसलिए सिर्फ 231 पॉइंट की रैली। एक समय ये 300 पॉइंट से ऊपर की रैली दिखा रहा था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आखिरी घंटे में लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और वो स्वाभाविक था क्योंकि शुक्रवार को इतनी बड़ी तेजी बनी थी तो आज थोड़ा सा नरम होना ही था। लेकिन फिर भी 250 पॉइंट की रैली, 24,030 का उसने एक लेवल दिखाया लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाया। बैंक सेक्टर का आज प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से कमजोर था क्योंकि शुक्रवार को बहुत मजबूत था, तो आज उतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप में आज बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली और विक्स भी उतना ज्यादा कोलैप्स नहीं हुआ, फिर भी 2.5% के आसपास नरम पड़ा। चलिए चार्ट देखते हैं क्या कहते हैं चार्ट इसके। ये हीट मैप है जो कि मार्केट का मूड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आज ग्रीनरी थी। इंटरडे चार्ट आप देखिए तो जो गैप अप हुआ वहां से फिर थोड़ी सी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। फिर दिन के बीच में करीब 11 बजे के आसपास टॉप बना मार्केट का। टॉप 24,000 के ऊपर गया। बहुत उम्मीद थी मुझे कि ना अगर 24 तो बिल्कुल 24 के करीब जाना चाहिए, लेकिन 24 से 150 पॉइंट नीचे आ गया मार्केट और आखिरी घंटे में लोगों ने काफी प्रॉफिट बुकिंग की। अगर आप इसका 5 डे का पैटर्न देखेंगे तो कई बार इसने, लगभग 2 बार इसने जो गैप अप बनाया और उसकी वजह बीच तेजी बनाई और शुक्र और आज के बीच में भी अच्छा खासा गैप अप बना हुआ है। बैंक में भी आप देखेंगे तो सेम पैटर्न था। इंट्राडे चार्ट जहां खुला वहां से कंटिन्यूअस सेलिंग थी और जो सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ वेटेज, आईसीआईसीआई बैंक आफ्टर एचडीएफसी, उसमें जो है एकदम डे लो पे क्लोजिंग हुई। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो बहुत ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए निफ्टी आज क्यों 24 के ऊपर टिक नहीं पाया, उसका बहुत सिंपल रीजन है। देखिए वीकेंड में बहुत उम्मीद थी, ट्रम्प खुद कह रहे थे कि 12 तारीख यानी संडे, 12 नहीं 14 तारीख को संडे को ये डील हो जाएगी। उनके अपने बर्थडे के दिन वो डील साइन करेंगे। लेकिन उस बीच इजराइल ने बेरूत लेबनान में एक हमला किया, उससे बड़े नाराज हुए, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे लिखा और फिर वो डील अगले शुक्रवार के लिए पास ऑन हो गई। अब देखिए जहां ट्रंप हर दिन अपना 2 बार व्यू बदलते हैं, वहां अगर 5 दिन के लिए डील टल जाए तो मन में शंका पैदा होगी और कोई क्यों इतना रिस्क लेगा जो इतना वल्नरेबल है डील की। कभी भी कोई भी आदमी उठ के कोई स्टेटमेंट दे सकता है, इजराइल कुछ कर सकता है। इजराइल का बयान भी आया है कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और हम किसी के कहने पे झुकेंगे नहीं। सब तमाम चीजें चल रही हैं मार्केट में और इस बयान का भी मार्केट में थोड़ा असर हुआ क्योंकि ट्रंप का बयान, इजराइल का ये बयान दिन में ही आ गया था और उस बयान 2-2:30 बजे के आसपास ये बयान चल रहा था चैनलों पे कि इजराइल कह रहा है कि नहीं नहीं हमको कोई दबा नहीं सकता, झुका नहीं सकता। तो मन में एक डाउट है और उस डाउट का ही नतीजा था कि हमने मार्केट में वो टॉप को सस्टेन करते हुए नहीं देखा। दूसरी एक चीज ये भी है कि
अगर सारे पक्ष एक साथ नहीं मानते हैं तो भी डील में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी अगर इसमें देखें तो 200-225 पॉइंट की रैली और 24,000 की तरफ और ऊपर जाने की कोशिश जरूर की है मार्केट ने, और ये आशंका भय तो लगे रहेंगे, ऊपर नीचे होता रहेगा। आने वाले समय में हम लोग अगले 4-5 दिन में देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करता है, और इसको मेरी उम्मीद ये है कि 24 के ऊपर इसको कल परसों में चले जाना चाहिए, अनलेस की कोई अपोजिट स्टेटमेंट या कोई ऐसा हार्श एक्ट ना हुआ तो ये मार्केट ऊपर जा सकता है और धीरे धीरे ही जाना चाहिए। अगर बहुत तेजी से ऊपर जाएगा तो गिरने की संभावना बनेगी, लेकिन धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा। प्लस डील भी थोड़ी बहुत डिस्काउंट हो ही चुकी थी, क्योंकि लास्ट वीक से ये चर्चा चल रही थी डील होने वाली है। तो बहरहाल आज का बाजार अच्छी खासी आज भी शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट ने उसको सस्टेन किया। किसने मार्केट की मदद की ऊपर जाने में? तो आज देखिए L&T, RIL ये मदद कर रहे थे ऊपर जाने में, M&M ने भी किया और HDFC बैंक ने भी किया। लेकिन सरप्राइजिंगली ICICI बैंक जैसा बड़ा दिग्गज स्टॉक आज बिल्कुल सपोर्टिव नहीं था, जबकि बैंक सेक्टर में अच्छी खासी तेजी थी। और इन्फोसिस ने भी आज थोड़ी हेल्प की, हैवी वेट है इसलिए उसका नाम ले रहा हूं। L&T ने देखिए, अब ये सारे स्टॉक आपको क्या दिखा रहे हैं कि टॉप पे सस्टेन नहीं किया मार्केट ने। टॉप जहां बना वहां से फिर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। एग्जैक्टली यही पैटर्न आप RIL में भी देखिए, तो डे लो के जाके आसपास बंद हुआ, क्योंकि जो गैप अप क्रिएट किया आपने उसको सस्टेन नहीं किया, डे लो पे जाके आप बंद हुए हैं। और ICICI बैंक तो नेगेटिव ही बंद हुआ 1%, और वो बिल्कुल नीचे जाके बंद हुआ। इससे कोई घबराने, डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये शुक्रवार को इस सारे स्टॉक ने बढ़िया रैली दिखाई थी, मार्केट ने बढ़िया रैली दिखाई थी, तो बहुत लाजमी था कि आज ये आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, और वो दिखी भी। उसके बावजूद मार्केट ने डबल सेंचुरी मारी ना, तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो आज का एडवांस डिक्लाइन ग्रेट नहीं है, गुड है, क्योंकि 1:3 तो है। हर 3 चढ़ने वाले के सामने एक स्टॉक गिरा हुआ है, बल्कि 3 से ज्यादा, 1339 होता है और केवल 3100 स्टॉक ऊपर है। तो ग्रेट नहीं है लेकिन गुड है, बल्कि शुक्रवार का एडवांस डिक्लाइन बहुत ही बढ़िया था। आप निफ्टी 500 में आप देखिए कि 123 बनाम 373 और 16 बनाम 34 है, तो ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था जैसा शुक्रवार को था। रियल एस्टेट में देखिए आप क्लोज टू 4% की रैली। ऑटो, मेटल डॉलर इंडेक्स नीचे आया तो उसका फायदा हुआ फिनसर्व और PSU बैंक। तो तमाम रेट सेंसिटिव जो डायरेक्टली उससे रिलेटेड स्टॉक्स नहीं थे उसमें बड़ी रैली बनी। फार्मा, देखिए फार्मा को ना डिफेंसिव माना जाता है, डॉलर का प्ले माना जाता है, और लास्ट वीक देखिए पिछले 8-10 दिन से फार्मा ही तो बढ़िया मजबूत दिखा रहा था। तो आज फार्मा बिकवाली नहीं थी, इग्नोर किया लोगों ने फार्मा को, कि फार्मा इग्नोर किया, और रियल एस्टेट और ऑटो इन सब में अच्छी खरीदारी कर रहे थे। मीडिया भी एक था जो नरम पड़ा यहाँ पे। FIS के नंबर अगर हम देखें आज, तो 200 करोड़ की नेट बाइंग है ये इक्विटी सेगमेंट में, और DIs ने 32 करोड़ की नेट बाइंग की है। FI के नंबर हमने लास्ट वीक वाले जो थे, पूरे साल वाले थे, महीने दर महीने, सब हमने सुनील के शो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसमें जो ट्रेंड हम लोगों ने पकड़ा था कि लास्ट वीक में उनकी सेलिंग का थोड़ा सा दबाव कम हुआ था, लास्ट वीक ओनली, नॉट उससे पहले। धीरे धीरे कम हुआ, और शुक्रवार तो 1000 करोड़ ही बेचा था उन्होंने, राइट, 5000 करोड़ की DIs ने खरीदारी की थी। आज वो 1000 करोड़ 200 करोड़ के ग्रीन में यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। भाई जितना रोक दिया इन्होंने, यही क्या कम है, हमको तो कह रहे बहुत अच्छी खबर है। अब यहां से आगे थोड़ा बाइंग बढ़नी चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, उसी उम्मीद हम कर भी सकते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत था, और मंथली नंबर खैर उसका भी कोई मतलब नहीं, अभी देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। बाकी गोल्ड सिल्वर में एकदम सीधा कोरिलेशन है कि क्रूड गिरा, डॉलर हल्का सा नरम हुआ तो गोल्ड में तेजी आई, लगभग 150-200 डॉलर की गोल्ड में तेजी आ चुकी है, और जो 150-149 तक ट्रेड करने लगा था वो 153 पे आज गया। चांदी में तो मेरे ख्याल में कम से कम 10,000 रुपए की तेजी हुई है, $71 पे चांदी पहुंच गई है। तो गोल्ड और सिल्वर ने अपना अपना रोल फिर से प्ले किया और एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन दिखाया। ब्रेंट जैसा आप देख रहे हैं 83-84 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और WTI 88 मेरे ख्याल में
और ये 78 आई गेस, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई लिखने में, 5% कमजोर हुआ, तो इसको उस तरीके से देखें। बॉन्ड यील्ड और रुपया हमारा सही हुआ। ये WTI का प्राइस, लेट मी चेक, एक मिनट में आपको कंफर्म करके बताया था, शायद मुझसे लिखने में कुछ गलती हुई है। WTI हमारा 83 एंड 80, राइट, 83 एंड 80 है। ये जो 88 आपको दिख रहा है WTI का, ये दरअसल 80 है और ये 83 है, वो उसको 80 मान लीजिए, 80 और 83 के आसपास ये ट्रेड होते हुए दिखे। WPI यानी होलसेल प्राइस का नंबर आज आया है, तो होलसेल प्राइस 10% के आसपास आया, 9.5, मतलब 9.68 YOY मई में आया है। आना था इसको, कोई मतलब आश्चर्य नहीं हुआ इसमें, क्योंकि लास्ट मंथ जो आया था 8.26, उससे बढ़ के अब 9.68 आया है, क्योंकि जो पिछले 3-4 महीनों में महंगाई बढ़ी है क्रूड की वजह से, वो आपको आने वाले महीनों में दिखेगी। हम लोग सुबह चर्चा कर ही रहे थे कि जुलाई में जो CPI है वो क्लोज टू 4% आएगा, या उसको पार भी कर सकता है, क्योंकि WPI 10% के आसपास आया है, और जो एक्सपेक्टेशन था कि 9.1 आया है, उससे भी कहीं ज्यादा आया है। तो अब आप देखिए 22 से तेजी, कब से तेजी, लेकिन आया कहां से है? फ्यूल प्राइस सर्ज 30%, 30% की फ्यूल प्राइसेस में तेजी बनी है। और मिनरल ऑयल्स या जो ये सब तमाम फ्यूल प्राइस जब हम लोग देखते हैं तो उसमें ऑल इंक्लूसिव बास्केट है। जब हम मिनरल ऑयल में देखते हैं तो मतलब ये पेट्रोल, डीजल, गैस वैस ये सब हो जाते हैं, 49% की तेजी है इसमें। क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्राइसेस 61% बढ़े हैं, तो सरप्राइजिंग नहीं दिख रहा आंखों से, तुम लोग देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन 7.8%, अपवर्डली रिवाइज 6.68%, जो लास्ट टाइम 6.68 का रिवाइज होके आया था, उससे भी ऊपर 7.5% आया। तो WPI का नंबर ये है, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगले महीने आपको ये नंबर फिर एलिवेटेड दिखेगा, लेकिन उससे बहुत घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है वो आगे आपको उसमें होती दिख रही है। अगर ये क्रूड यहीं पे रहे, मान लीजिए कि 84, 85, 80 किसी के लेवल बने रहे और कोई नया बवाल नहीं हुआ, डील साइन हो गई, तो आपका इन्फ्लेशन 1-2 महीने बाद कूल ऑफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी एक आध महीने, 2 महीने आपको ये ऊपर दिखेगा, क्योंकि ये पास ऑन होगा। जो महंगाई बढ़ चुकी है वो खत्म नहीं होगी, छूमंतर नहीं हो सकती, वो पास ऑन होगी। तो इसीलिए आपको ये नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिन में आ गया था, इसलिए मार्केट ने इसको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अगर ये डील वाली खबर नहीं होती तो यही नंबर आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, मार्केट को दिक्कत कर देता। लेकिन आज लोगों ने मार्केट में इसलिए उसको इग्नोर किया कि फ्यूचरिस्टिक चीजें आप देखें अगले 3-6 महीने की, तो ये नंबर आपको आश्चर्य नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, एक नया शो आज हमने रिकॉर्ड किया है, FD और R&D। ये एक भारत टेक फंड लॉन्च किया है अभय अग्रवाल ने, पाइपर सरिका ने। ये थोड़ा सा HNIs के लिए है, क्योंकि ये AIF है और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR प्लस होता है। लेकिन मैंने चर्चा इसलिए की क्योंकि अब हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो जिनके पास वेल्थ है, पैसे हैं, तो बहस ये हो रही थी कि क्या स्टार्टअप में आप पैसे लगाना चाहते हैं क्या, या आपको लगता है कि स्टार्टअप टेक फंड में पैसे डालने चाहिए। क्योंकि ये चर्चा तब से शुरू हो रही थी जब से ये SpaceX की लिस्टिंग हुई, $2 ट्रिलियन से ऊपर की लिस्टिंग, उनकी खुद की वेल्थ $1.1 ट्रिलियन, पहले ट्रिलियनर बन गए हैं। तो क्या भारत में ऐसी अपॉर्चुनिटी है? लोगों ने तब पैसे डाले थे जब उसका 100 मिलियन का वैल्यूएशन था, अब वो ट्रिलियन में वैल्यूएशन हो रहा है। तो अगर आप सचमुच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अपने भारत में भी हैं। नो डाउट कि इसमें रिस्क बहुत होता है, इसीलिए HNI कैटेगरी, ये AIF जो कैटेगरी होती है, उसमें सेबी का रूल है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR होता है। ये आम रिटेल निवेशकों के लिए नहीं है, इसमें मिनिमम 1 CR आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो 1 CR आपकी टोटल इन्वेस्टेबल का, यानी जितना आप निवेश करते हैं उसका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब इसलिए क्योंकि समाज में हर तरह के निवेशक हैं, कुछ रिस्क वाले हैं, कुछ सेफ है। तो ये वाली बहस या इस शो का करने का मकसद ये था कि ये फंड आया है और ऐसे स्टार्टअप जो सिर्फ टेक और साइंस बेस्ड है। इससे पहले भी उनका एक फंड आ चुका है जो बहुत सक्सेसफुल रहा है, दूसरा फंड वो लेके आए, तो हमने कहा इस पर बातचीत करनी चाहिए। कोई निवेश की सलाह नहीं है, कोई ये स्पॉन्सर्ड शो नहीं है, कोई इसमें कमर्शियल इन्वॉल्व नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि जहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज दिख सकते हैं, जहां पे वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, वो हम आपको बताएं। फैसला आपको लेना है अपनी रिस्क प्रोफाइल देख के, अपने एडवाइजर से पूछ के, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ये शो हमने आज बनाया है,
तो इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आगे शोज हम करेंगे जहां पे अलग अलग चीजों में आपको पैसे डालने के मौके मिल सकते हैं। तो ये नो डाउट कि एकदम रिटेल के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा HNI या अल्ट्रा HNI लोग होते हैं उनके लिए, क्योंकि इसकी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट वही 1 CR है, तो थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन अपने यहाँ देश में बहुत सारे दर्शक हैं जो इस चीज को लाइक करते हैं। तो शो देखिएगा। अगर आप नहीं भी निवेश करते, कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें निवेश करें, या कोई जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा सोचें, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। आज नहीं कल आप अमीर होंगे तो आपको मन करेगा कि स्टार्टअप में पैसे डालें। तो ये कल्चर अपने देश में विकसित हो रहा है, सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, और मैं इस पूरी स्टार्टअप दुनिया का फैन हूँ। मैं उनकी उतनी बुराई भी करता हूँ कि ये लोग वैल्यूएशन के पीछे भागते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक निकलेगा जो यू नेवर नो कि बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। बनी है बहुत सारी कंपनी। तो इस मकसद से इस शो को बनाया है। अगेन सेइंग कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई कमर्शियल इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल सीरीज यू शुड वॉच दिस शो। और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये शो। तो आज की इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे 6:55 पर, देखते हैं कि अगले 10-12 घंटे में क्या बदलता है, फिर उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्टार्टअप वाला शो आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।